हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपके आपके YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी में। तो आज मित्रों स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपके प्रमुख संवत, आपकी मुद्राएं और भवन निर्माण की जो भी आपकी कलाएं रही हैं उनको, और साथ में पढ़ने वाले हैं आपके अभिलेख। कल की क्लास में हमने आपके भारत के नामकरण को पढ़ा था कि भारत का नामकरण कैसे हुआ था। उसके बाद हमने वेद पढ़े थे, वेदों के बाद वेदांग, वेदांग से आपके पुराण पढ़े, पुराणों के बाद आपने उपनिषद पढ़े, नदियां पढ़ी जिनके प्राचीन नाम क्या थे, और आपने आपके दर्शन पढ़े। चलो जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चल क्या रहा है आपका इतिहास। इतिहास में जो मैं कराने वाला हूं आपको ध्यान रखना है, प्रमुख संवत। प्रमुख संवतों की यदि मैं बात करूं, जो आपका पहला संवत है कली संवत। कली संवत की बात करूं तो कली संवत कब चलाया गया? 3102 ईसा पूर्व। और उस समय में ध्यान रखना है, जब कली संवत चला था तो घटनाएं क्या घटी गई थी। तो महाभारत युद्ध, वह राजा परीक्षित का जन्म, मतलब राजा परीक्षित का क्या हुआ था? जन्म हुआ था उस समय में। अब आपको शब्दावली मिलेंगी ईसा पूर्व, ईसवी, तो इनको थोड़ा मैं कर देता हूं यहीं पे क्लियर। एक शब्द मिलेगा आपको बीसीई, एक शब्दावली मिलेगी बीसी, और एक मिलेगी एडी। बीसीई की बात की जाए तो बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और बीसी की बात की जाए तो बिफोर क्रिस्ट। सॉरी, हाँ जी, बिफोर क्रिस्ट। और एडी की जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी एनो डोमिनी। मतलब क्या है इनका, थोड़ा समझिएगा। जो बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्रिस्ट है, वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था पहली सदी में, उससे पहले की बातें हैं, वो घटना है, उसको बीसीई या बीसी। एडी एनो डोमिनी मतलब आपकी ईसवी चल चुकी है। क्या चल चुकी है? ईसवी चल चुकी है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। ठीक है, ओके जी। तो ध्यान रखना है, ईसापुर और ईसवी आपको बता दी है। आपके ईसा मसीह के जन्म से पहले की यदि बात आई तो ईसापुर, और बाद की बात आई तो ईसवी। पहला कली संवत मैंने आपको लिखवा दिया 3102 ईसा पूर्व में, महाभारत युद्ध में राजा परीक्षित का जन्म। दूसरे संवत की बात करूं तो मैं, एक इंपोर्टेंट संवत है आपका बुद्ध संवत। बुद्ध संवत कब चला था आपका? 544 ईसा पूर्व में। मतलब एक ही है, यदि मैं आपको बीसी लिखूं या ईसा पूर्व लिखूं, एक ही बात होगी। आगे एक संवत है आपका महावीर संवत। महावीर संवत चला था 527 ईसा पूर्व में या 527 बीसी में, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, समझ जाना आप सभी। अगले संवत की बात की जाए तो अगला संवत है आपका विक्रम संवत।
विक्रम संवत जो चला था वो चला था 58 बीसी में, मतलब 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत चलाया किसने था? उज्जैन का एक शासक हुआ था राजा विक्रमादित्य, उसने शकों पर विजय प्राप्त करी थी और एक संवत चलाया था विक्रम संवत। तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका विक्रम संवत हो गया। आगे एक संवत आता है जो आपका शक संवत। शक संवत की बात करूं तो शक संवत चला था आपका 78 ईस्वी में। देखो अब ईसा पूर्व खत्म हो चुका है और क्या आ चुकी है, ईस्वी आ चुकी है। और ये यदि बात की जाए जो शक संवत चलाया था, ये शक संवत चलाया था कुषाण वंश का एक महान शासक जिसका नाम था कनिष्क। इसी को शक संवत को ही भारत सरकार ने अपने कैलेंडर के रूप में माना है। कैलेंडर नहीं कहोगे, पंचांग कहोगे, पंचांग के रूप में मान लिया है। तो शक संवत को भारत सरकार ने कब अपनाया, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा अपनाया। 22 जुलाई 1957 को। तो 1957 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में घोषित कर दिया था। शक संवत को किसके द्वारा चलाया गया, कनिष्क के द्वारा। तो ये संवत हैं, इनको एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको जल्दी से। प्रमुख संवत सबसे पहला कली संवत। कली संवत कब चला, 3102 ईसा पूर्व में, जिसमें महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित का जन्म। एक थोड़ी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो महाभारत का युद्ध है इसको हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 950 ईसा पूर्व में माना गया था। और एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को सही माना था कि भाई महाभारत का युद्ध कब हुआ था, 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। पर ध्यान रखना है कली संवत क्या कहता है कि ये युद्ध कब हुआ था, 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध संवत की बात की जाए तो बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व में चला था। महावीर संवत 527 ईसा पूर्व में चला था। यदि बात की जाए विक्रम संवत तो 58 ईसा पूर्व में चला था। और शक संवत जो चला था 78 ईस्वी में चला था। किसने चलाया था, तो ध्यान रखना है आपका, कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क कुषाण वंश का एक राजा। भारत सरकार ने कब अपनाया इसको, 22 जुलाई 1957 को। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो संवत प्रसिद्ध है आपका, एक प्रसिद्ध है गुप्त संवत। गुप्त संवत चला था आपका 319 ईस्वी में। अब या मैं ईस्वी लिखूं या एडी लिखूं, एक ही बात है। एक संवत था आपका हर्ष संवत। हर्ष संवत चला था 606 ईस्वी में। वर्धन वंश का एक राजा हर्ष महान राजा हुआ था। 606 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिस संवत का नाम था हर्ष संवत। एक संवत है राजशक संवत। राजशक संवत चला था आपका 1673 ईस्वी में। राजशक संवत कब चला था आपका, 1673 ईस्वी में चलाया था। और ये राजशक संवत किसने चलाया था,
शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके द्वारा एक संवत चलाया गया था, जिस संवत का नाम क्या था आपका, राजसक संवत। एक्चुअली शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की यदि मैं बात करूं, राज्याभिषेक हुआ था 1674 के अंदर। बहुत ही महान शासक थे शिवाजी महाराज जी। तो ये मित्रों आपके संवत हैं, ठीक है। तो अब आगे जो पढ़ने वाले हैं हम आपके मुद्रा विवरण को, किसको पढ़ेंगे जी? मुद्रा विवरण। मुद्रा विवरण यदि मैं बात करूं, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहते हैं जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप, इनको भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। पर यदि मैं बात करूं जो सिक्कों का अध्ययन होता है, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है जी। अब जो मैं कराने वाला हूं मुद्रा विवरण में आपको कराऊंगा कि भाई सबसे पहले सोने की मुद्रा किसने चलाई, चांदी की मुद्रा किसने चलाई, चमड़े की मुद्रा किसने चलाई, शीशे की मुद्रा, मतलब किस किस मेटल की जो मुद्राएं चली हैं उनके बारे में, और किस शासक के द्वारा चलाई गई है। और उसी में बताएंगे कि किसकी मुद्रा पर किसका चित्रण है, क्योंकि प्रश्न जो आता है यहीं से आता घूम फिर के। चलो जी, तो पढ़ते हैं सबसे पहले सोने की मुद्रा। यदि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा की बात आए, सोने की मुद्रा आए, तो ये चलाई थी भैया कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक या इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक शासक या हिंद यूनानी शासक, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने, और सबसे पहले तो चलाए थे, पर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। ये ध्यान रखना है आपके। सोने का सबसे शुद्धतम मान कितना होता है? 24 कैरेट का सोना होता है, वो शुद्धतम माना जाता है। पर 24 कैरेट का कोई मुद्रा नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होती है, लचीली होती है सोना। आगे बात करें सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे, वो चलाए थे गुप्त शासकों ने। ठीक है जी। बात आए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आपके कुषाण शासकों ने चलाए थे, सबसे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। पर यदि बात की जाए कि भाई सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वाधिक मात्रा में किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। आगे बात आती है सोने के बाद, बात आती है सबसे पहले चांदी के सिक्के।
सबसे पहले जो चांदी के सिक्के चलाए थे वो भी गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका कि भाई सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने के साथ साथ सबसे पहले चांदी के सिक्के भी किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने। आगे बात करते हैं कि भाई कि करेंसियों का नाम क्या क्या रखा था इन्होंने। तो मित्रों ध्यान रखने हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चमड़े के सिक्के, इनको और पढ़ लेते हैं पहले। चमड़े के सिक्के चलाए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसको मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक चमड़े के सिक्के चलाए इन्होंने। आगे बात करते हैं शीशे के सिक्के। जो शीशे के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे सातवाहन शासकों ने। तो सातवाहन शासकों ने कौन से सिक्के चलाए थे आपके? ध्यान रखना है, शीशे के सिक्के चलाए थे। आगे बात करते हैं चांदी का रुपया व तांबे के दाम। चांदी का रुपया और तांबे के दाम नाम से करेंसी जो चलाई थी वो चलाई थी मित्रों शेर शाह सूरी। सूर वंश का राजा शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया और तांबे के क्या चलाए भैया? आपके दाम चलाए थे। इसी के साथ यदि बात की जाए चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये चलाए थे गुलामों का गुलाम कहा जाता है जिसको, इल्तुतमिश को। ठीक है भैया, क्लियर हुई बात है। यदि बात आए चांदी का रुपया और तांबे का जो दाम चलाया था वो चलाया था किसने जी? शेरशाह सूरी ने। पर यदि बात आए चांदी का टका और तांबे का जीतल जो चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। आपको बताना है कि टका किस देश की करेंसी है वर्तमान में। ठीक है जी। आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा। वही विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, उसकी मुद्रा क्या हुआ करती थी? पैगोडा। कैपिटल क्या थी? हम्पी। जिस हम्पी के खंडर किसने खोजे थे? कॉलिन मैकेंजी नामक पुरातत्ववेत्ता ने। ठीक है, ध्यान रखना है। एक इनका एंटी पार्टी हुआ करता था, कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। इस बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा हुआ करती थी वो थी हून। लिखवाना तो स्टार्ट में था पर यहीं पे लिखवा देता हूं। यदि बात की जाए जितने भी आपके प्राचीन सिक्के होते थे, प्राचीन सिक्के, उनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। ठीक है जी, क्लियर है। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था।
रोमन साम्राज्य के जो सिक्के मिले थे वो अरिकमेडु से मिले थे। अरिकमेडु मतलब कि पांडिचेरी पुदुचेरी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या, अब पढ़ेंगे कि भाई किसके सिक्कों पर किसका अंकन था, चित्र किसका लगा हुआ था, ये चीज है। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखिएगा, जहाज चित्रयुक्त सिक्के। जहाज चित्रयुक्त सिक्के थे आपके, वो थे यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। ये वो शासक थे जो अपने नाम से पहले अपने माता जी का नाम लिखते थे। आगे बात की जाए, कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के। कालिया और लक्ष्मी अंकित सिक्के थे जी मोहम्मद गौरी के। वही मोहम्मद गौरी जिससे तराइन की दो लड़ाइयां हुई थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, जिसमें पहली में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरी में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और यहीं से जो स्टार्टिंग होती है गुलाम वंश की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने सल्तनत काल की या गुलाम वंश की नींव डाली थी 1206 में। जो सल्तनत काल जो चलता है आपका 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा जाता है और सल्तनत काल वहां पर समाप्त हो जाता है और एक नया वंश स्टार्ट होता है दिल्ली की गद्दी पर। वो कौन सा होता है आपका, मुगल वंश। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। राम सीता, राम सीता अंकित सिक्के लिख लो या चित्रयुक्त सिक्के लिख लो, आपकी मर्जी है। अंकित सिक्के और सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के। अंकित सिक्के और बाज व तिथि अंकित सिक्के। बाज व तिथि अंकित सिक्के, ये तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे, वो चलाए थे जी अकबर ने। किसने चलाए थे भैया, अकबर के द्वारा चलाए गए थे। आगे मैं बात करूं, आना अंकित सिक्के। ये चलाए थे जी शाहजहां ने। किसने चलाए थे जी, शाहजहां ने। आगे लिखिएगा, वीणा बजाते हुए अंकित सिक्के। वीणा बजाते हुए अंकित सिक्के किसके थे, ये थे भैया समुद्रगुप्त के। वही समुद्रगुप्त जी जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो किसके उपलक्ष्य में लिखा गया था, समुद्रगुप्त ने लिखा था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इनको, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टकसाल अंकित सिक्के।
टकसाल अंकित सिक्के थे जी इल्तुतमिश के। वही इल्तुतमिश दोबारा बता देता हूं, जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दो करेंसी चलाई थी, कौन कौन सी? टका और जीतल चलाई थी। टका चांदी की करेंसी थी और आपकी जीतल तांबे की करेंसी थी। ठीक है जी, तो क्लियर है। यदि कोई प्रश्न आपका आता है मुद्रा शास्त्र से रिलेटेड तो आपका यहां से क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा। चलो जी, ये हो गया आपके मुद्रा शास्त्र के बारे में। अगली जो पढ़ाने वाले हैं हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक इसी में, वो होंगे आपके अभिलेख। कौन से होंगे जी? अभिलेख। अभिलेखों को लिखने के लिए आपकी लिपियां हुआ करती थी। तो यदि मैं लिपि की बात करूं तो एक ब्राह्मी लिपि थी, एक खरष्ट लिपि थी, एक अरमाइक लिपि भी हुआ करती थी। ये ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी और जो खरोष्ट लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है जी, तो हेडिंग डाल लेना आप सभी, प्रमुख अभिलेख। जो भी इंपोर्टेंट अभिलेख होगा, सारे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती आपको, जो भी इंपोर्टेंट है उनको पढ़ो बस। उन्हीं से क्या है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे जी। ठीक है, चलो जी, प्रमुख अभिलेख की यदि मैं बात करूं, पहले लिपि लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं। शॉर्ट में लिख देता हूं, थोड़ा समझ जाना आप सभी। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बात की जाए आपकी कौन सी लिपि की? खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि थी आपकी वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती थी भैया? दाएं से बाएं। ये लिपियां थी, ये ध्यान रखना है आपको। पर हम बात किसके बारे में करेंगे? अभिलेखों के बारे में करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आपके अभिलेखों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आप सभी, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं बस आपको। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख की बात करूं तो यह है आपके स्कंदगुप्त नामक शासक का। किसका है? स्कंदगुप्त। ठीक है जी, भीतरी स्तंभ लेख में हमें जानकारी मिलती है कि हमारे भारत पर उस समय में हूनों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण? हूनों का आक्रमण। तो हूनों के आक्रमण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है आपको? भीतरी स्तंभ लेख देता है, ध्यान रखना है। एक चीज और लिखवा देता हूं, अभिलेख। जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं जी एपिग्राफी। ठीक है जी, तो हूनों के आक्रमण की जानी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख देता है। और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख और था, उसको यहां पे लिख देता हूं। वो कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। चलो जी, नेक्स्ट अभिलेख है जो आपका, उसको लिखिएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति। यदि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात करूं तो ये है किस किस का, ये ध्यान रखना है आपको। समुद्रगुप्त का, प्लस 3 शासकों का है ये, यही लिख देता हूं साथ में, हर्षवर्धन का और जहांगीर। 3 शासकों से संबंध है किसका? आपके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का।
समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि रहता था जिसका नाम था हरिसेन। तो इसको लिखा किसने था? लिखा हरिसेन द्वारा। या डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि कौन हुआ करता था जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा, तो कौन था? उसका नाम भैया हरिसेन था। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट लिखिएगा। देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख था बंगाल शासक विजयसेन का। तो बंगाल शासक विजयसेन का कौन सा अभिलेख था? आपका देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख की खासियत क्या है कि हिंदी भाषा का पहली बार प्रयोग या हिंदी भाषा का पहला अभिलेख, हिंदी भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है मित्रों? आपका देवपाड़ा अभिलेख है। वो है किसका? बंगाल शासक विजयसेन का। तो क्लियर है भाई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। आगे यदि मैं अभिलेखों में बात करूं तो इंपोर्टेंट और कौन सा रह जाता है आपका? तो इंपोर्टेंट रह जाता है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है किसका? ऐहोल अभिलेख है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। किसका है भाई? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख, ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो भाई ये लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का क्या था? दरबारी कवि था। इसमें जानकारी क्या मिलती है हमें? इसमें जो जानकारी मिलती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है ये। तो जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। ठीक है जी। जिसमें जीत किसकी हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय की होती है और हर्ष की हार हो जाती है। इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है हमको? ए होल अभिलेख देता है। ध्यान रखनी ये बात। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट अभिलेख कौन सा है आपका? नेक्स्ट है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख है किस शासक का? तो वो है भानुगुप्त का। कहा जाता है कि ये भैया 510 ईस्वी का है। कब का जी? 510 ईस्वी का। कौन सा? आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है? तो एरन अभिलेख से मिलती है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण, सती प्रथा का पहला प्रमाण। कहा जाता है कि इस अभिलेख में लिखा गया है कि जो भानुगुप्त का एक
सेनापति या शासक हुआ करता था जिसका नाम था भोजदेव। उस भोजदेव की पत्नी, वो शहीद हो जाता है युद्ध में, तो उसकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण किसमें मिलता है, आपका एरन अभिलेख में मिलता है। क्लियर जी। आगे बात करते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि भाई भारतवर्ष का पहली बार जिक्र किया गया है। तो जो भारतवर्ष का पहली बार जिक्र, वो बात अलग है। एक मंदसौर अभिलेख भी है, एक सोहगारा अभिलेख भी है कि भाई रेशम बनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख देता है। हालांकि देखो प्रश्न लिखवाना चाहूं तो मैं लिखवा दूं, पर आपका क्या कंटेंट बढ़ेगा ही। पर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंटेंट है जो आप उसको पढ़िए और वहीं से आपके प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो घाटसला अभिलेख भी है, बेहस्तून अभिलेख भी है आपका। ठीक है, आप पढ़ना चाहो तो। बेहस्तून अभिलेख क्या है कि सबसे पहले ईरानी जो शासक हुआ करता था दारा, उसने सबसे पहले अभिलेखों को लिखना स्टार्ट किया था। और उसी से जो सलाह ली थी, सलाह ले सकते हो या मोटिवेट हुआ था, वो कौन हुआ था भैया, आपके अशोक, मौर्यवंश का एक शासक अशोक, उसने सबसे पहले भारत में शिलालेख लेके आया। उसके इंपोर्टेंट जो शिलालेख हैं, एक है मास्की गुर्जरा अभिलेख। वो मास्की गुर्जरा अभिलेख, मास्की जगह पड़ती है हैदराबाद में और गुर्जरा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। वहां से उन्होंने सलाह ली थी और मोटिवेट होके अशोक अपने शिलालेख बनाने लगा भारत के अंदर। उनको यदि पढ़ने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है, वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। उसने सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा था 1837 में कि भाई ये किसका अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। ठीक है जी, उसको बताने वाले हैं हम आपको आगे। ठीक है जी, क्लियर है ये बातें, कोई दिक्कत, आगे लिखो। भारत में शिलालेख या अभिलेख अभिलेखों का जन्मदाता, या शॉर्ट में लिख देता हूं, थोड़ा समझ जाना, जनक ही लिख देता हूं, ठीक है। तो वो कौन थे, अशोक, मौर्य वंशी अशोक। अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़े। ये पढ़े थे जी जेम्स प्रिंसेप ने। वही जेम्स प्रिंसेप जिसको भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़े, 1837 में, ध्यान रखना है। अशोक का एक अभिलेख प्रसिद्ध है, वो कौन सा है, मास्की और गुर्जरा। क्योंकि मास्की जगह पड़ती है आपकी हैदराबाद में, वर्तमान के अंदर। हैदराबाद जो वर्तमान के अंदर तेलंगाना की क्या है, राजधानी है, मूसी नदी के किनारे है। और गुर्जरा, ये गुर्जरा जगह आपकी मध्य प्रदेश में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, इसमें जो नाम मिलता है अशोक का, वो मिलता है जी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो नाम मिला है, प्रियदर्शी, सॉरी थोड़ा सही करता हूं इसको, वो मिला है मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अंदर। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि प्रश्न यहां से आते हैं, यदि पेपर में क्वेश्चन आया यहां से, तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी 1% भी। जो कंटेंट दे रहे हैं बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, बाकी पढ़ते रहना है।
मेहनत करते रहनी है, ठीक है। बाकी यदि कोई कंटेंट चाहिए कैसी भी, उसके लिए हम बैठे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।